बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 11/1/2023 को हुआ था। बात करेंगे सोशल साइंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूरवीरों और वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं। कथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां यानी कि कथाएं भी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन ए है कि ऐतिहासिक लेख हैं, ऑप्शन बी है कि ये महाकाव्य हैं, ऑप्शन सी है ये वृत्तांत यानी कि आख्यान है, ऑप्शन डी है कि संदर्भिकाएं हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिक्स यानी कि महाकाव्य। इसमें कहा गया है कि देश यानी कि महाकाव्य में सूरवीर और जो वीरांगनाएं हैं इनके बारे में भव्य और लंबी रचनाएं हैं। तो भव्य और लंबी रचनाएं से पता चल जाएगा कि ये महाकाव्य और इनमें जो देवताएं हैं उनसे संबंधित कहानियां यानी कि कथाएं भी हैं। तो ये तो महाकाव्य हो जाएंगे। ठीक है, तो महाकाव्य की परिभाषा भी यही होगी, याद रखना। व्याख्या भी है कि महाकाव्य सूरवीरों और वीरांगनाओं के बारे में भव्य और लंबी रचनाएं हैं और इनमें देवताओं से संबंधित जो कहानी यानी कि कथाएं भी सम्मिलित हैं। महाकाव्य में किसी महापुरुष के जीवन का पूरा चित्रण हमें व्यापक रूप से किया जाता है। महाकाव्य की रचना में इतिहास की प्रसिद्ध जो कथाएं होती हैं वो भी शामिल होती हैं और इसका नायक, उद्दांत और महान चरित्र जो होता है वो धारण करने वाला व्यक्ति होता है। कौन सा नायक जो होता है इसका उद्दांत और महान चरित्र धारण किए होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी हमें इस कथन पर विचार करना है। कथन ए और कथन दो। कथन ए है कि बौद्ध धर्म की नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय हुआ था, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसकी नई धारा है उसका डेवलपमेंट हुआ होता था राजा कनिष्क के शासन में। सेकेंड है कि बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थीं। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों और बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से जो थी वो दर्शाई जाती थी। ठीक है, तो ये हमारे दो विकल्प थे। तो ऑप्शन ए है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और सेकेंड वाला फर्स्ट से संबंधित है। सेकेंड है कि कथन ए तो बिल्कुल गलत है परंतु सेकेंड वाला सही है। थर्ड है कि कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है परंतु सेकेंड फर्स्ट से संबंधित नहीं है। और फोर्थ है कि फर्स्ट वाला सही है लेकिन सेकेंड गलत है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, यानी कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है और सेकेंड वाला गलत है। यानी कि बौद्ध धर्म की जो नई धारा थी उसका विकास राजा कनिष्क के शासन में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है कि बौद्ध धर्म की नई धारा का विकास राजा कनिष्क के समय हुआ था, लेकिन बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों और जो बोधिसत्व थे उसमें आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ये वाला गलत है, इसीलिए ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। व्याख्या भी है कि कनिष्क के समय आयोजित चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो किसके समय? कनिष्क के समय। कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय। इसमें बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बढ़ गया था? 2, और वो 2 शाखाएं कौन सी थी? हीनयान और महायान थी। बौद्ध धर्म में बढ़ती जो रूढ़िवादिता थी वो महायान के उदय का एक कारण रही थी। जो विदेशी शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट अपना शो किया था और बौद्ध धर्म के कुछ नियम थे उसके अनुकूल और सरल बनाने का भी ट्राई किया था। वही महायान शाखा में बुद्ध के प्रतीकों की पूजा का स्थान अब बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी उन्होंने ले लिया था और यही कारण था कि जो व्यापारी थे उनके साथ साथ जो शासक थे उनको भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला जैसे कि स्तूप, विहार, मंदिर आदि को प्रोत्साहन दिया। इसीलिए ये सही है लेकिन बी हमारा गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कथन और कारण वाला बहुत पूछता है तो ध्यान रखिए। कथन है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, यानी कि जो सिल्क रूट था उस पर नियंत्रण रखने वाले कई सारे शासक थे, उसमें से प्रसिद्ध कौन से थे? कुषाण। सेकंड कथन है कि कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया था। ये सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो भी जारी करने वाले शासक थे, जिनका उपयोग किसने किया था? जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया था।
तो फर्स्ट वाला विकल्प कह रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है और सेकेंड फर्स्ट से संबंधित है। सेकेंड है कि फर्स्ट तो हमारा गलत है परंतु सेकेंड सही है। थर्ड है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है परंतु सेकेंड कथन जो है वो फर्स्ट से संबंधित नहीं है। और लास्ट वाला कह रहा है कि कथन ए तो सही है लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है वो गलत है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू बट सेकेंड इज नॉट लिंक्ड टू फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों कथन बिल्कुल सही है लेकिन जो सेकेंड वाला है वो फर्स्ट से संबंधित नहीं है। यानी कि जो सिल्क रूट था उस पर नियंत्रण रखने वाले जो शासक थे उसमें सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बिल्कुल सही बात थी, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखा जाता था और इसमें जो नियंत्रण रखने वाले शासकों में थे वो कुषाण सबसे ज़्यादा फेमस था। कुषाणों ने मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया था और वे सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। ये भी बिल्कुल सही है कि कुषाणों ने जो मध्य एशिया और जो पश्चिमोत्तर भारत था उस पर किया था शासन और सबसे पहले सोने के सिक्के भी कुषाणों ने ही जारी किए थे। ठीक है, और जिनका उपयोग किसने किया था? व्यापारियों ने। दोनों सही है पर बिल्कुल ही संबंधित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कनिष्क ने क्या किया था कि चीन से रोम को जाने वाला जो सिल्क था उस मार्ग पर अपना क्या कर लिया था? नियंत्रण, जो चीन से जाता था रोम। कुषाणों ने मध्य एशिया और जो पश्चिमोत्तर भारत था उस पर भी शासन किया था। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग किसने किया था? व्यापारियों ने। बिम कडफिसेस पहला कुषाण शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत की। इसलिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं पर एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। आपसे पूछेगा कि भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? बिम कडफिसेस पहला कुषाण शासक कौन सा था? बिम कडफिसेस था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, देखो कथन और कारण वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन है कि प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के नाते अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। कथन सेकंड है कि ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। फर्स्ट है कि कथन फर्स्ट और सही है परंतु दूसरा वाला गलत है। सेकंड है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। थर्ड है कि कथन फर्स्ट सही है परंतु सेकंड सही है, गलत। फोर्थ है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और एक फर्स्ट है वो सेकंड की व्याख्या नहीं है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के कथन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही हैं और फर्स्ट सेकेंड की व्याख्या है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड फर्स्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ सेकेंड। यानी कि जो प्रत्येक राजवंश के राजा हैं वे शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के नाते अपने जो नैतिक अधिकार है उस पर क्या देना चाहते हैं? बल देना चाहते थे। ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थान का निर्माण किया। ये भी सही बात है कि जो ईश्वर थे उनके साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ करने की उद्घोषणा के लिए राजाओं ने उपासना के स्थान को क्या किया? निर्माण किया। फर्स्ट और सेकेंड सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या भी है कि जैसे जैसे प्रत्येक नया राजवंश सत्ता में आया राजा अपने शासक होने के जो नैतिक अधिकार है उस पर जोर देना चाहते थे। इसीलिए पूजा के स्थान का निर्माण करने से शासकों को परमेश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की घोषणा करने का उन्हें क्या मिला? अवसर मिला, यानी कि अपॉर्चुनिटीज मिली, जो कि तीव्र राजनीतिक परिवर्तन के युग में विशेष रूप से कैसी थी? इम्पोर्टेंट थी। अतः कथन फर्स्ट और सेकेंड सही है और फर्स्ट सेकेंड की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जगहों और उनके समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ हमें मिलान करना है। जैसे कि विदर है, सूरत है, पांचाल है और हमारा क्या है? हमारा सालियार है। और इधर क्या दिए गए हैं? इधर लोह संबंधित कार्य, लोहार, बुनाई, सुनहरे गोटा किनारियों, जरी वाले वस्त्र और तांबे और चांदी में जड़ाई का काम दिया गया। तो मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है कि फर्स्ट वाला हमारा फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड सही है। सेकेंड है कि फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड सही है। तीसरा है कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड सही है। फोर्थ है कि फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड सही है। से आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी।
ठीक है। फर्स्ट का हमारे फोर्थ होगा, यानी कि जो विदर है, विदर में क्या होता था, विदर में तांबे और चांदी में जड़ाई का काम होता था। ठीक है, इनले वर्क इन सिल्वर एंड कॉपर। सेकंड का है थर्ड, यानी कि सूरत में क्या होते थे, सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र, सुनहरे जो गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र। थर्ड में हमारा हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि लोह संबंधित कार्य। पंचाल में क्या होते थे, पंचाल में लोह संबंधित कार्य होते थे। और सलियार में क्या होती थी, सलियार में होती थी बुनाई, यानी कि वीविंग। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से याद रखना, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही में जड़ई का काम होता था। सूरत में सुनहरे गोटा किनारियों वाले वस्त्र होते थे, और जो पंचाल है उसमें लोह संबंधित कार्य होते थे, और सलियार में होती थी बुनाई। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सही सुमेलित इस तरह से हमारे जगह, समुदाय और शिल्प कला को दिया गया है। जैसे कि जो बिदर है, बिदर में हमारी ये व्याख्या भी दी गई है कि जैसे कि जो बिदर थे, बिदर जगह में आपका तांबे और चांदी में जड़ाई का काम होता था। सूरत थी, इसमें सुनहरे गोटा जो किनारी थी इन पर जरी वाले वस्त्र होते थे। पांचाल में लोह संबंधित कार्य लोहार होते थे, और शालियार में क्या होती थी, बुनाई होती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में ये सुझाव दिया कि कर्म कांड किसी काम के नहीं है। अशोक के जो अपने अभिलेख थे उन्होंने इसमें वो सुझाव दिया था कि जो कर्म कांड वगैरह होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते। सेकंड कथन है कि मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा ये कभी कभी विवाद और पशु बलि तक पहुंच जाते थे। तो उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है सही? फर्स्ट है कि ये गलत है लेकिन सेकंड सही है। सेकंड है कि सेकंड गलत है लेकिन फर्स्ट सही है। थर्ड है कि फर्स्ट सेकंड दोनों सही है पर सेकंड फर्स्ट के लिए कारण नहीं है। और फोर्थ है कि हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और सेकंड फर्स्ट का कारण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड आर इज द केस ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है और सेकंड जो है वो फर्स्ट का कारण है। यानी कि अशोक ने अपने अभिलेखों में ये सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अशोक के जो अभिलेख थे उसमें ये सुझाव दिया गया था कि जो कर्मकांड वगैरह थे वो किसी भी काम के नहीं थे। कथन सेकेंड भी बिल्कुल सही है कि मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग जो कई सारे धर्म थे उनका क्या करते थे, अनुसरण करते थे, ताकि ये कभी कभी विवाद और पशु बलि तक कैच कर देते थे, पहुंच जाते थे। इसलिए ये वर्ग भी दोनों सही है और सही व्याख्या भी इनकी कर रहा है। व्याख्या कह रही है कि मौर्य साम्राज्य के लोग जो थे वे विभिन्न धर्मों का पालन करते थे और इनमें कभी कभी संघर्ष भी होता रहता था। ये जानवरों की बलि दी जाती थी, दास और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अशोक ने जब ये महसूस किया कि इन समस्याओं को हल करना उसका क्या है, उसका ही कर्तव्य है, इसीलिए उसने अपने जो अधिकारी वगैरह थे उनको नियुक्त किया, जिसे धम्म महात्म्य के नाम से क्या जाना जाता था। उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से लोगों से व्यर्थ के जो कर्म कांड थे उनको त्यागने के लिए कहा और अपनी प्रजा को जो थी, अपनी जो प्रजा थी उनको दासों और सेवकों के साथ जो था वो कोमल व्यवहार करने के लिए सलाह दी थी। इसलिए फर्स्ट और सेकंड सही है और सेकंड फर्स्ट का क्या है, कारण है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान करना, जैसे ग्राम भोजक, गृहपति, दास कर्मकारी, दूसरों की जमीन पर काम करने वाले, शिल्पकार, स्वतंत्र कृषक, भूस्वामी, ग्राम प्रमुख। तो हमारा तो ये सही कौन सा है? फर्स्ट है कि फोर्थ थर्ड फर्स्ट सही है, सेकंड है कि सेकंड थर्ड फर्स्ट सही है, थर्ड है कि फोर्थ सेकंड फर्स्ट सही है और फोर्थ है कि सेकंड फोर्थ फर्स्ट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट का हमारे जो होगा वो फोर्थ होगा, यानी कि ग्राम भोजक जो हैं वो भूस्वामी यानी कि ग्राम प्रमुख हैं। ग्राम भोजक क्या है? भूस्वामी, भू ब्लेज हेडमैन, गांव के प्रमुख। सेकंड का थर्ड सही है, यानी गृहपति जो हैं वो हमारे क्या है? सेकंड का थर्ड स्वतंत्र कृषक हैं, फ्री फार्मर्स को हम गृहपति कहते हैं। और सेकंड का फर्स्ट सही है, यानी कि दास कर्मकार कौन है? दूसरों की जमीन पर काम करने वाले। ठीक है, वर्क ऑन अदर्स
अदर्स फील्ड, वे व्यक्ति जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं उन्हें हम दास कर्मकार कहते हैं। और जो स्वतंत्र कृषक होते हैं उन्हें गृहपति कहते हैं। और जो ग्राम भोजक होते हैं उन्हें भूस्वामी यानी कि ग्राम प्रमुख कहते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि सही सुमेलित है। ग्राम भोजक भूस्वामी यानी कि गांव प्रमुख, गृहस्पति कौन है, स्वतंत्र कृषक, और दास कर्मकार है जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं दास प्रमुख। ठीक है, दास कर्मकार कहते हैं जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है कि राजस्व की रेतवारी व्यवस्था ने जो किसान थे यानी कि जो रेतों थे उनको खेतीहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया था। सेकंड कथन है कि रेतवारी व्यवस्था ने गांव के प्रमुख के माध्यम से जो राजस्व की उगाही है उस पर बल दिया था। तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। फर्स्ट है कि ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ए सही है लेकिन बी गलत है। सेकंड है ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, ए गलत है परंतु बी सही है। थर्ड है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों सही है। और फोर्थ है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए और बी दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए तो सही है लेकिन बी गलत है। कैसे, देखो, राजस्व की जो रेतवारी व्यवस्था थी उसने किसानों यानी कि जो रेत वगैरह थी उसको खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया था। बिल्कुल सही बात है। राजस्व की जो रेतवारी व्यवस्था थी उसने ही अपने किसान थे और जो खेतिहर कृषक थे इनके बीच में सीधे संबंध को स्थापित कर दिया था। लेकिन रेतवारी व्यवस्था ने गांव के प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया था। ये बिल्कुल गलत है और ये सही है, इसीलिए ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स है। कि मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे टॉमस मुनरो, उसने रेतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। तो रेतवाड़ी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? रेतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो टॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी। टॉमस मुनरो कहाँ के गवर्नर थे? मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे टॉमस मुनरो, उसने व्यवस्था आरंभ की थी रेतवाड़ी। ये व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों जो थे वहां लागू की थी। मद्रास, मुंबई और असम इनके कुछ भागों में लागू की गई थी रेतवाड़ी व्यवस्था जो कि टॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी, जो कि मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे। रेतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। कितनी आई थी? 51%। ठीक है, 51% आई थी। इसमें रेतों और किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया है। इसमें जो किसान वगैरह थे और जो कौन थे, रेत थे, उन्हें क्या किया गया था? भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। अब किसान रेत स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि का जो क्षेत्रफल होता है उसके आधार पर किया गया है। इसीलिए फर्स्ट सही और सेकंड बिल्कुल गलत है। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारे थे मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो, उसने रेतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी मद्रास, मुंबई और असम के कुछ हिस्सों में। ठीक है, इसमें 51% भूमि आई थी रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। इसमें किसानों को रेतों को उनका मालिकाना हक दिया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था। सेकंड ऑप्शन में उपज था इसीलिए गलत होगा, बल्कि अगर भूमि का क्षेत्रफल होता तो सही होता। किसके आधार पर किया गया था? भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, इसलिए फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। नेक्स्ट है कि मैच दी फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स विद देयर वर्क, यानी कि हमें निम्नलिखित सामाजिक सुधारक जो हैं उनको उनके जो कार्य हैं उनके साथ हमें मिलान करना है। जैसे कि ज्योतिबा राव फूले हो गए और ये कौन है? बेगम रुकैया सखावत हो गई। और इसमें इनके कार्य कौन से हैं? पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए इन्होंने स्कूल खोले थे। पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। ताराबाई शिंदे हो गई और पंडिता रमाबाई हो गई। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले और स्त्री पुरुष तुलना लिखी। तो किसका किसके साथ मिलान है? तो मिलान कर लीजिए। सबसे हमारा सरल यहाँ पे ताराबाई शिंदे है। ताराबाई शिंदे ने जो थी वो स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। रोट स्त्री पुरुष तुलना बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि स्त्री पुरुष तुलना नाम किसने लिखी है? तो ताराबाई शिंदे ने लिखी है। ताराबाई शिंदे, तारा, इन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच में तुलना कराई थी। तो ताराबाई शिंदे ने क्या किया? इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी है। फिर हमारा आ जाइए बेगम रुकैया शेखावत पर। जो बेगम रुकैया शेखावत
थी इन्होंने पटना में और कलकत्ता में लड़कियों के लिए क्या किए थे, स्कूल खोले थे। तो पटना में जो थे वो स्टार्टेड स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता, डैट इज बेगम रुकैया शेखावत। तो ऑप्शन दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा। फिर हमारी पंडिता रमाबाई आ जाए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। तो पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी, वो की थी पंडिता रमाबाई ने। और फिर हमारी ज्योतिबा राव फूले क्या किए थे, इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोले, ज्योतिबा राव फूले ने। पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोले, बेगम रुकैया शेखावत ने। स्त्री और पुरुष तुलना की पुस्तक किसने लिखी, ताराबाई शिंदे ने। और पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की, पंडिता रमाबाई ने। तो इस तरह से आप मिलान इसका कर लीजिएगा। ठीक है, ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया शेखावत, इन्होंने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ताराबाई शिंदे, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी। और पंडिता रमाबाई, इन्होंने विधवा जो पूना थी, पूना में विधवा की जो गृह था, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी, पंडिता रमाबाई ने की थी। इस तरह से हमें मिलान करना है। कर लीजिए 2 4 1 3 किस में आ रहा है, जरा हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 2 4 1 3 किस में आ रहा है। इधर उधर दे दिया था, पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, लेकिन इसने को डी दिया है तो ये मिसप्रिंट है, गलत है। क्योंकि ज्योतिबा राव जो फूले थी, उन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। बेगम रुकैया शेखावत थी, इन्होंने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। और पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने देश का प्रयास किया। ऑप्शन ए है कि जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए। ऑप्शन बी है विचारों की स्वतंत्रता के लिए। ऑप्शन सी है मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए। ऑप्शन डी है कि जो बाल विवाह है उसकी अनुमति के लिए। तो बाल विवाह की अनुमति दी नहीं थी, पश्चिमी विज्ञान से परिचित, विचारों की स्वतंत्रता के लिए, जाति बंधनों। ऑप्शन ए जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए, रिमूवल ऑफ कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अगर जो बेद समाज था उसने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की निंदा की तो प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। किसके लिए प्रयास किए थे, इसने जाति बंधन जो नहीं होते उसके उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी हमारी है कि अगर बेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के जो अंधविश्वास है उनकी सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए भी प्रयास किए थे। प्रार्थना समाज ने राणा डेते नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और हिंदू समाज की जो अन्य कुरीतियां थी इनके विरुद्ध क्या किया था, इनके विरुद्ध आंदोलन किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है। फर्स्ट है कि राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए परिचय लिखे और संवाद के रूप में थे। सेकेंड है कि सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। थर्ड है कि पेरियर के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। सही विकल्प चयन करना है। फर्स्ट है कि ओनली ए एंड बी यानी केवल ए और बी सही है। सेकंड है ओनली बी और सी, केवल बी और सी सही है। थर्ड है ओनली ए और सी, केवल ए और सी सही है। थर्ड है ए बी एंड सी यानी ए और बी सी सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली ए और बी यानी कि सिर्फ ए और बी सही है। यानी कि सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के बारे में बिल्कुल सही बात है कि राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसारण के लिए परिचय लिखे थे और संवाद के रूप में थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, अपने जो विचार थे उनका प्रसार करने के लिए लिखे थे परिचय, जो किसके रूप में थे, संवाद के रूप में। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का किया था प्रोत्साहन। जो आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांत है उनका प्रोत्साहन किसने किया था, हिंद सभा ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों बिल्कुल सही हैं। व्याख्या है कि पेरियर के द्वारा शुरू किया गया आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य हिंदू सामाजिक व्यवस्था को उसकी समग्रता में शामिल करना और जाति, धर्म और ईश्वर के बिना एक नया
तर्क संगत समाज बनाना था। पेरियर समाज में व्याप्त सभी असमानताओं के लिए धर्म को उत्तरदायी मानते थे और पेरियर की राय धर्म वास्तव में सभी बुराइयों का क्या था, स्रोत था, और उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना शुरू कर दी थी। उनके द्वारा जो जितनी भी बुराइयां होती थी और जो समाज में व्याप्त असमानताएं थी उसके लिए धर्म मुख्य रूप से था। वो हिंदू धर्म की आलोचना करते थे, यानी कि पेरियर जो थे वो आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू समाज की व्यवस्था और समग्रता में उसे शामिल करना। वे जाति धर्म और ईश्वर के बिना नया तर्क संगत समाज बनाने चाहते थे, यानी कि उनका ईश्वर में कोई खास विश्वास नहीं था। वो हिंदू धर्म की आलोचना ही करते थे, इसलिए और भी सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाना है। फर्स्ट है कि भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, चेतना जागृत हुई। सेकंड है कि इलवर्ड बिल जो था उसको वापस लेना। थर्ड था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और फोर्थ है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का पारित होना। तो बताइए इसे किस तरह से लगा सकते हैं। ऑप्शन ए है कि CBAD, ऑप्शन बी है BADC, ऑप्शन सी है ADBC और ऑप्शन डी है DCAB। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ADB&C। ठीक है, ऐसे लगेगा ADB&C। ठीक है, ADB और C, यानी सबसे पहले क्या आएगा, भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, ये चेतना जागृत हुई। कौन सी चेतना जागृत हुई, जो भारतीय लोग थे उनको संप्रभु होना चाहिए। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का पारित होना, उसके बाद क्या होना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का पारित होना। उसके बाद जो इलवर्ड बिल है उसको वापस ले लेना और राष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होना, स्थापना होना। व्याख्या भी है कि राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने का प्रारंभिक से नूतन क्रम होगा कि भारतीय लोगों का संप्रभु होना चाहिए, ये चेतना जागृत हुई। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का पारित होना 1878 में। फिर इलवर्ड बिल को वापस ले लेना 1883 में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना 1885 में। तो ये हमारी स्लाइड भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय लोगों का संप्रभु होना चाहिए, चेतना जागृत हुई। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में। इलवर्ड बिल कब वापस लिया गया, 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यवर्गीय नेताओं, ऑप्शन ए को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब तक नहीं करते जब तक भारतीयों की न्याय संगतों की बात आती है। सेकंड है कि ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। सेकंड है कि निवेदन की राजनीति विफल रही। और फोर्थ है कि ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के जो मध्यवर्गीय नेताओं थे उन्होंने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यवर्गीय नेता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कि राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यवर्गीय नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। उदारवादी नेता प्रारंभिक राष्ट्रवादी भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करते हुए धन के निकासी सिद्धांत के साथ आगे आए और इस प्रकार ब्रिटिश शासन में भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण होने के बारे में अखिल भारतीय राय बनाई गई। उसने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की थी आलोचना और जनमत जुटाने के लिए देश को विभिन्न भागों में प्रतिनिधि भेजे थे। नेक्स्ट हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए है कि 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। कथन सेकंड है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सेकंड है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, यानी ये और दोनों बिल्कुल गलत हैं। सेकंड है फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, ये तो सही है लेकिन सेकंड वाला गलत है। फोर्थ है कि फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, यानी कि फर्स्ट वाला तो सही है लेकिन सेकेंड वाला गलत है। सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, यानी एक और दो दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। क्यों, हमारी व्याख्या भी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1956 से लेकर 1951 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में भारतीय उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालों में
पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी आधारित, इसीलिए दोनों के दोनों ऑप्शंस गलत थे। तो आपको क्या बातें याद रखनी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1956 से लेकर 1951 तक चली थी। ठीक है, 1956 से 1951, ये क्या है, 1956 से 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में भारतीय उद्योगों पर दिया था बल, और ये भिलाई, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला छत्तीसगढ़। ठीक है, और भिलाई रूस, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला छत्तीसगढ़ के इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया गया था। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाहरी ग्रह चट्टानों की बनी होती हैं। यानी कि जो आंतरिक ग्रह गैस होते हैं और तरल पदार्थों की बनी होगी, जबकि बाहरी गैस चट्टानों की। सेकेंड है कि बाहरी ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार की होती है और कुछ बाहरी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो हमें सही कथन बताना है। फर्स्ट है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। सेकेंड है कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। थर्ड है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। फोर्थ है कि ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, यानी कि ये गलत है लेकिन बी सही है। जैसे कि ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। जो कि आंतरिक ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये चट्टानों के बने होते हैं। जबकि बाहरी ग्रह होते हैं, ये गैस में लिपटे हुए विशाल ग्रह होते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाहरी ग्रहों के चारों ओर छल्ले भी होते हैं, इसलिए गलत है लेकिन बी सही है। तो आपको याद रखना है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो टोटल हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? स्टार्टिंग वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होते हैं, और बाहरी ग्रह लास्ट वाले 4 होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये चट्टानों से बने होते हैं, जबकि जो बाहरी ग्रह होते हैं ये गैस में लिपटे हुए विशाल ग्रह होते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं। जो बाहरी ग्रह होते हैं ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और बाहरी ग्रहों के चारों ओर छल्ले भी होते हैं। याद रखना, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होंगे, बाहरी ग्रह जो होंगे वो गैस में लिपटे हुए होंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन हैं? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती कि अदिति। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से भारत के सब स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। ऑप्शन ए है ए एंड डी ओनली, ऑप्शन बी है बी एंड सी ओनली, ऑप्शन सी है ए बी एंड सी ओनली, और ऑप्शन डी है बी सी एंड डी ओनली। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, ए बी और सी ओनली। यानी कि अंटार्कटिका में भारत के सभी स्टेशन मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है और भारती है। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, ये तीनों कहाँ हैं? अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन। व्याख्या भी है कि दक्षिण गंगोत्री पहला, मैत्री दूसरा 1989 में तथा भारती ये तीसरा 2012 में अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन हैं। भारतीय वर्ष 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण खराब मौसम में जो शोधकर्ताएं होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि अंटार्कटिका में भारत के कितने सब स्टेशन है? 3 है। कौन कौन से है? पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री जो 1989 में हुआ था, और तीसरा है भारती जो 2012 में है, और ये भारत का नवीनतम स्टेशन है। इसका निर्माण होता है खराब मौसम के शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप या महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है नॉर्थ अमेरिका एक अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है यूरोप और अंटार्कटिका, और ऑप्शन डी है केवल अंटार्कटिका। तो बताइए, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है और जो मकर रेखा है वो किन महाद्वीप या महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप और अंटार्कटिका। नहीं पूछा था, ठीक है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती? यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि कर्क रेखा,
विषुवत रेखा और मकर रेखा यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक में उत्तर माना जाता है। ये रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है भारतीय महामरुस्थल, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। तो बताइए, भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक में उत्तर माना जाता है, तो ये रेखा किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी घाट। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक में उत्तर माना जाता है और यह रेखा पूर्वी घाट क्षेत्र से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? पूर्वी घाट। व्याख्या भी कह रही है कि 82.5 डिग्री पूरब को मानक में उत्तर रेखा माना गया है और ये रेखा पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। भारतीय मानक रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है, ना देखा तो सारे शॉर्ट देखा गए सीटेट एग्जाम में बेहतर करने के लिए। सो भारत में 82.5 डिग्री पूरब को हम मानक में उत्तर रेखा कहते हैं। ये पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। सेकेंड है कि पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ और पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। थर्ड है कि दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और फोर्थ है कि दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि पश्चिमी घाटों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो पश्चिमी घाटों पर घाट में जो पश्चिमी ढाल होता है उस पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और जो पूर्वी ढाल होता है उस पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, व्याख्या भी कह रही है कि जो पश्चिमी घाट है वो वहाँ के पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और जो पूर्वी ढाल हैं उन पर कटीली झाड़ियाँ तरह की जो वनस्पति हैं वो पाई जाती हैं। पश्चिमी ढलानों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय यानी कि चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, जिसमें मुख्यतः रोजवुड, महोगनी, देवदार ये सब शामिल हैं। और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में मुख्य रूप से सागौन, साल, शीशम जैसे शुष्क और अर्धपर्णपाती वर्ण हैं। ठीक है, तो याद रखना कि पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी ढाल होती है उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं। पूर्वी ढालों पर होती हैं कटीली झाड़ियाँ। पश्चिमी ढालों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। उपोष्णकटिबंधीय कैसे होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन, जिसमें मुख्यतः होते हैं रोजवुड, महोगनी, देवदार ये सब। और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में मुख्य रूप से होते हैं सागौन, साल, शीशम जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे। ऑप्शन बी है कि सहारा के लोग दुनिया घूमा करते थे। थर्ड है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। फोर्थ है कि विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियाँ और जो विभिन्न प्रकार के जानवर हैं इनको दिखाया गया है। तो ये दर्शाता है कि सहारा क्षेत्र में जो जलवायु परिवर्तन है ये हुआ था। व्याख्या भी है कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं इनको दिखाया गया है, जो कि ये दर्शाते हैं कि सहारा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन है ये हुआ था। हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान बहुत सारे पानी के स्रोतों, वनस्पति और वन्य जीवन के साथ आज से बहुत ज़्यादा अलग था। चाड में एनएडी की गुफाओं से गुफा चित्र और पेट्रोग्लिफ अतीत में सहारा रेगिस्तान कैसा था इस बारे में और जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो सहारा मरुस्थल के गुफा चित्र जो थे उसमें नदियों और विभिन्न प्रकार के जो जानवर थे वो हमें दिखाए गए थे, जो कि जिनको देखने से हमें ये पता चलता है, जो ये दर्शाते हैं कि सहारा क्षेत्र में क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन। हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान जो था उसमें बहुत सारे पानी के स्रोत थे, वनस्पति थी और वन्य जीवन था, जो कि आज से बिल्कुल कैसा था, डिफरेंट था। चाड में एनएडी की गुफाओं से गुफा चित्र और पेट्रोग्लिफ अतीत में सहारा रेगिस्तान कैसा था इस बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।
नेक्स्ट है छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। रीजन है कि आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। पहला है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकेंड है कि आर दोनों सही तो है पर आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ है कि आर दोनों गलत हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि वनस्पति की जो वृद्धि है वो मुख्य रूप से हमारे तापमान और जो आर्द्रता है उस पर क्या करती है, डिपेंड। भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उसमें विशाल वृक्ष उग सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ वर्षा होती है वहाँ क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो वृक्ष हैं भारी भारी वो उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। जैसे जैसे आर्द्रता जो होती है वो कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता जो होती है वो कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है जिससे विश्व के घास स्थलों का क्या होता है, निर्माण। इसलिए और दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवने हैं। ऑप्शन ए है पूर्वी पवने और मानसूनी पवने। ऑप्शन बी है लू और मानसूनी पवने। ऑप्शन सी है समुद्री समीर और पश्चिमी पवने। ऑप्शन डी है व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने। तो बताइए इसमें से कौन सी स्थायी पवने हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ परमानेंट विंड। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। तो बताइए कौन सी स्थायी पवने हैं। तो व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने, व्यापारिक और पश्चिमी ये दोनों स्थायी पवने हैं। व्याख्या भी है कि व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने स्थायी पवने हैं। स्थायी पवने जो होती हैं वो पूरे वर्ष चलती है, पूरे साल भर क्या है वो चलती रहती हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं स्थायी पवने। पवनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। व्यापारिक पवने होती हैं, पूर्वी हवाएं होती हैं और पश्चिमी पवने होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पवनों के बारे में दिए गए निम्न दो कथन ए और बी पर ध्यान देना है। ए है कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। बी है कि पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। पहला है कि ए और बी दोनों सही और सही व्याख्या करते हैं। सेकंड है कि और बी सही तो है पर बी ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है कि ए तो सही है लेकिन बी गलत है। और फोर्थ है कि ए तो गलत है किंतु बी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि दोनों ए और बी सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। हवा कहाँ से कहाँ बहती है, तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। पवन की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित होता है कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। किसके कारण, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। इसलिए दोनों सही है बस सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ना है। पहला कथन है कि विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई गई है। और बी है कि किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ की होने वाली वर्षा पर निर्भर है। सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट है केवल ए सही है, सेकंड है केवल बी सही है, थर्ड है कि और बी सही, दोनों सही है, फोर्थ है कि ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ओनली ए इज ट्रू है, सही है। व्याख्या भी है कि मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति वहाँ पर होने वाली जो वर्षा है और जो तापमान है उस पर निर्भर करती है कि मिट्टी की मोटाई और ढलान जैसे कारकों पर भी होती है डिपेंड। इसीलिए कथन ए सही है। नेक्स्ट है कि लौह अयस्क से संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी है उत्तर अमेरिका में, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका में। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका में। जो लौह अयस्क होता है इससे संबंध जो प्रिंस चार्ल्स पर्वत है ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, अंटार्कटिका में। कौन सा पर्वत, लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत, ये अंटार्कटिका में है। व्याख्या भी है कि लौह अयस्क से संबंधित जो प्रिंस चार्ल्स पर्वत है ये अंटार्कटिका में अवस्थित है।
नेक्स्ट है कि दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि समय है, प्रौद्योगिकी है, जरूरतें हैं, टाइम, टेक्नोलॉजी, नीड है। पहला है कि ओनली एंड वी, सेकेंड है कि बी एंड सी, ऑप्शन सी है ए एंड सी, ऑप्शन डी है ए बी एंड सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी और सी तीनों सही हैं। व्याख्या भी है कि समय यानी कि टाइम, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो किसी पदार्थ को संसाधनों में बदल सकते हैं। कुछ लोगों की ज़रूरतें, दोनों लोगों की ज़रूरतों से संबंधित कोई भी वस्तु जिसकी हमारे लिए कुछ उपयोगिता होती है वो क्या कहलाती है? संसाधन। संसाधन को हम आमतौर पर कई दो वर्गों में संसाधनों को हम आमतौर पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, वो प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव संसाधन होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? हमारा है जैसे कि मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत में चाय और कनाडा में मक्का। ऑप्शन ए है कि ओनली ए एंड सी, ऑप्शन बी है ओनली ए बी एंड सी, ऑप्शन सी है ओनली ए सी एंड डी, ऑप्शन डी है ओनली बी सी एंड डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली ए बी एंड सी, यानी कि मलेशिया में क्या है? रबड़, ब्राज़ील में क्या है? कॉफ़ी और भारत में क्या है? चाय। ठीक है, तो याद रखना। व्याख्या भी है कि रोपण कृषि जो होती है वो हमारी जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसका ही एक प्रकार होती है, जहाँ चाय, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पर श्रम और पूंजी की होती है आवश्यकता। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे कि मलेशिया है उसमें रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत में जो होता है और श्रीलंका में चाय। इसके उदाहरण है भारत और श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी। नेक्स्ट है कि समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करके किस धर्म को अपनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कन्वर्टेड टू विच रिलीजन इन सर्च ऑफ इक्वालिटी? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है इस्लाम धर्म। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। ठीक है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो था वो धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को। किसकी खोज में? समानता की खोज में। ठीक है, 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3 लाख से अधिक अनुयायियों, यानी अनुयायी मतलब होता है शिष्य, अपने 3 लाख से अधिक शिष्यों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था और बुद्ध के आदर्शों का पालन करने की भी शपथ ली थी। कब? 14 अक्टूबर 1956 में। ठीक है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है कि एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। सेकंड है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। ऑप्शन सी है कि एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। और ऑप्शन डी है कि एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं। इसने हमसे पूछा था विविधता का वैध उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, ये उदाहरण नहीं है। जबकि एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, ये भी वैध है। और जो एक गाँव में एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, ये भी वैध है। एक गाँव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, वार्तालाप वो सब मिलकर करते हैं, तो ये भी वैध है। नहीं पूछा था तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, विविधता का उदाहरण नहीं है। अमीरी, गरीबी, जाति व्यवस्था विविधता का उदाहरण ना होकर यह असमानता का उदाहरण होती हैं। ठीक है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक विविधता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मोर पॉपुलर नेम फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया? यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है विधानसभा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
राज्यसभा, ठीक है। भारत की संसद में राष्ट्रपति के 2 अन्य सदन होते हैं, जो लोकसभा हाउस ऑफ पीपल होती है और राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है। तो भारत की जो संसद है उसमें कितने अन्य सदन होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, दूसरा होता है राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। संसद जो है वो आर्टिकल 79 में है, ठीक है। क्वेश्चन है कि संसद में प्रश्नकाल डे सुनिश्चित करता है। द क्वेश्चंस हाउएवर इन द पार्लियामेंट इंश्योर्स डैश। ऑप्शन ए है कि कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही। ऑप्शन बी है कि न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है कि विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण और ऑप्शन डी है कि न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। तो बताइए संसद जो है वो आर्टिकल 79 में है, तो संसद में जो प्रश्नकाल होता है वो क्या सुनिश्चित करता है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, ठीक है। जो हमारे कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही होती है ये ही संसद में प्रश्नकाल को सुनिश्चित करती है। तो आपसे पूछे कि संसद में जो प्रश्नकाल है वो देश को सुनिश्चित करती है, तो कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। हमारी व्याख्या भी है कि संसद में प्रश्नकाल जो है वो कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है, उसे ये प्रश्नकाल कहते हैं। हमारी लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसका जो पहला घंटा होता है तो वो किसके लिए होता है? वो प्रश्नकाल कहा जाता है। यानी लोकसभा की बैठक का जो पहला घंटा होता है, यानी कि लोकसभा की बैठक का जो पहला घंटा होता है वो किसके लिए होता है? प्रश्नों के लिए, और उसे ही हम कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। तो आपसे पूछेगा कि संसद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में है। ये जो है इसमें जो प्रश्नकाल होता है वो कितने घंटे के लिए होता है? तो जो इसका जो हमारा होता है पहला घंटा जो होता है प्रश्नों के लिए, उसे ही हम कहते हैं प्रश्नकाल। कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 4 प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं? तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। और कार्यपालिका की विधायक की तरफ होती है जवाबदेही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट, यानी कि इनमें से कौन सा एक बाजार का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है साप्ताहिक बाजार, ऑप्शन बी है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है दादन व्यवस्था, ऑप्शन डी है मॉल। तो आपने देखा होगा कि बाजार जो होती है वो सप्ताह में एक बार लगती है, उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। वीकली मार्केट तो ये तो होती है। फिर हमारी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो ये भी होता है, और मॉल्स भी होते हैं। लेकिन जो ये दादन व्यवस्था है, पुटिंग आउट सिस्टम है, ये बाजार का प्रकार नहीं है। तो बाजार का कौन सा प्रकार नहीं है? पुटिंग आउट सिस्टम, दादन व्यवस्था। जबकि वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार, सप्ताह में एक बार लगने वाली, मॉल्स वगैरह और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे बाजार के प्रकार होते हैं। नहीं पूछा था, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, दादन व्यवस्था। व्याख्या भी है कि दादन व्यवस्था बाजार का एक प्रकार नहीं है, ये घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को खरीदने और बेचने की एक पुरानी प्रथा थी। दादन व्यवस्था क्या थी? पुटिंग आउट सिस्टम। ये था हमारे घरेलू स्तर पर निर्मित, जो हम घर में अपने जो वस्तुएं वगैरह होते हैं उनको खरीदना और उन्हें बेचने की एक पुरानी प्रथा, इस प्रथा को ही दादन व्यवस्था कहते थे, जिसमें व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करते थे और बाजार में अभिप्राय किसी दिए गए क्षेत्र में उस व्यवस्था से था जिसके द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए क्रेता तथा विक्रेता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आता था। यानी कि आपको 2 चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। पहले की दादन व्यवस्था क्या है? तो दादन व्यवस्था जो होती थी ये घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुएं जो थी उनके खरीदने और बेचने की एक पुरानी प्रथा थी, और इसमें जो व्यापारी था वो जो कच्चा माल होता है इसकी क्या करता था? आपूर्ति करता था। वही बाजार क्या थी? बाजार से अभिप्राय था कि किसी दिए गए क्षेत्र में उस व्यवस्था से जिसके द्वारा वस्तुएं जो होती हैं उनके क्रय विक्रय के लिए क्रेता तथा विक्रेता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। यानी कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए क्रेता और विक्रेता जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं उसे कहते हैं बाजार। इसमें हमारा साप्ताहिक बाजार आता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आता है और मॉल बाजार आता है,
ठीक है, ये सारे बाजार के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है कि जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान हो सकता है। यानी कि जीविकोपार्जन यानी कि जीवन को जीने के लिए हमने जिस दादन व्यवस्था को अपनाया है उसे एक बुनकर को क्या नुकसान होगा। ऑप्शन ए है कि बुनकर को व्यापारी माल जो है वो कच्चा माल पहुंचाया जाता है, यानी कि जो व्यापारी वगैरह थे इनके द्वारा बुनकरों को क्या पहुंचाया जाता था, कच्चा माल। सेकंड है कि बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता था। जो बुनकर अपना कपड़ा बाजार तक ले जाते थे उनका उन्हें क्या देना पड़ता था, परिवहन लागत देना पड़ता था। थर्ड है कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का होता। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि जो बाजार में कपड़े का जो मूल्य था वो बुनकर को उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं होता था और जितना भी मुनाफा हो जाता था वो किसे मिलता था, व्यापारी को मिलता था। वहीं फोर्थ कह रहा है कि बुनकर को सूत काट कर कपड़ा बुनने का काम घर से करना होता था। तो हमारा ये कि जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए जो दादन व्यवस्था की इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता था कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण ही नहीं होता था, सारा मुनाफा कौन ले जाते थे, व्यापारी। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल हो जाएगा सही। व्याख्या भी है कि जीविकोपार्जन के लिए जीविकोपार्जन होता है ना, जीवन को जीने के लिए उन्होंने अपनाया था दादन व्यवस्था और इससे बुनकर का बाजार में कपड़े के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता था और सारा मुनाफा व्यापारी ले जाता था। इस व्यवस्था में बुनकरों के पास जानने का भी कोई साधन नहीं है कि किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और किस कीमत पर बेचा जाएगा। यानी उन्हें नहीं पता होता था कि ये वो जो कपड़ा बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है और वो कौन सी कीमत पर जाएगा। इस तरह से बाजार का जो झुकाव था वो किसके हित में था, व्यापारियों के हित में अधिक था। और भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में व्यवस्था प्रचलित थी, दादन व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित थी और इसमें जो बुनकर बेचारे थे उन्हें बहुत नुकसान होता था क्योंकि वे जान ही नहीं पाते थे किसके लिए कपड़ा बन रहा है, कौन सी लागत पर जाएगा। व्यापारी को ही सारा फायदा होता था। नेक्स्ट है कि रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। ये आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी। जो रोजा पार्क्स था उसमें जो बस वगैरह थी उसमें श्वेत पुरुष थे, उन्हें बैठने का पूरा अधिकार था और जो फर्स्ट आकर बैठ जाते थे, लेकिन एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। ठीक है, रोजा पार्क्स में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी बस देने से इनकार किया। तो ये आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत का कारण बनी थी। ऑप्शन ए है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ये नागरिक अधिकार आंदोलन था। ऑप्शन बी है कि दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन था। ऑप्शन सी है ये फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति थी और ऑप्शन डी है इंग्लैंड की ये महिला मताधिकार आंदोलन था। नहीं, मताधिकार वगैरह कुछ था नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो रोजा पार्क्स था उसमें बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया और ये आधुनिक इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत यानी स्टार्टिंग थी। व्याख्या भी है कि रोजा पार्क्स जो था वो एक अफ्रीकी अमेरिकी जो कार्यकर्ता थी जिन्हें अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी के रूप में जाना था। रोजा पार्क्स क्या थी, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ता थी, अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ता। इन्हें किस लिए जाना जाता था, अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी के रूप में, क्योंकि 1955 में अलबामा प्रांत में रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से कर दिया था इनकार। और रोजा पार्क्स के नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन का असर जो था वो सिविल राइट एक्ट के रूप में सामने आया, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने 1964 में लागू किया था। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट आर आंगनवाड़ीज, यानी कि आंगनवाड़ीज क्या है। ऑप्शन ए है कि वुमेन प्रोटेक्शन वुमेन्स यानी कि वुमेन प्रोटेक्शन होम यानी कि महिला संरक्षण गृह। ऑप्शन बी है चाइल्ड केयर सेंटर्स, बाल गृह। ऑप्शन सी है मिड डे मील सेंटर्स और ऑप्शन डी है ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। तो बताइए कि आंगनवाड़ी क्या है। तो आंगनवाड़ी से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइल्ड केयर सेंटर्स, बाल गृह होते हैं। ठीक है, व्याख्या भी कह रही है कि जो आंगनबाड़ी है वो एक बाल गृह है।
आंगनबाड़ी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है जो भारत में ग्रामीण बच्चे, गांव के जो बच्चे होते हैं और मात्र देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। एक कार्यक्रम के तौर पर इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1975 में बाल कुपोषण की समस्या के निपटने के लिए किया गया था। आंगनबाड़ी क्या होती है? आंगनबाड़ी एक बाल गृह है। ये राज्यों में अथवा जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, हमारे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है जो भारत में जो गांव के बच्चे होते हैं और जो माता की देखभाल केंद्र के रूप में यहाँ वर्क करती हैं। और एक कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी? 1975 में। क्यों की थी? बाल कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए। नेक्स्ट है कि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? कोई नागरिक है, उसके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हुआ, फिर उसके द्वारा जो न्यायालय होता है उसमें जाने का अधिकार कौन सा सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन सी है कि जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू पर्सनल लाइबर्टीज। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, यानी किसी नागरिक के मौलिक अधिकार हैं उनका हनन है, उन्हें हटा दिया गया है, तो उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार है वो कौन सुनिश्चित करेगा? तो हमारा आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही करेगा। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं। ये हमारे आर्टिकल 32 से लेकर यह हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। इसमें आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। ठीक है, ये हमारे 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस प्रकार से हमारे ये अधिकार हैं। व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसी नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन करने पर उनके द्वारा जो न्यायालय है वो जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर आपने हनन किया है तो हमारे आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत वो न्यायालय में जा सकते हैं। और इसको ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इसे संविधान की आत्मा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, यानी हमें इसे पहचानना है और ये जानना है कि कहाँ पे हम सत्ता और शक्ति का हो रहा है दुरुपयोग। फर्स्ट है कि मंत्री के द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। मंत्री ने ठोस तकनीकी कारण थे, उनके कारण क्या नहीं दिया, चलते परियोजना को मंजूरी। सेकंड है कि उच्च अधिकारी के द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। उच्च अधिकारी ने क्या किया? पुलिस स्टेशन में फोन किया और कहा वो मेरे नातेदार इनके खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज ना करो। तो यही हमें दुरुपयोग लग रहा है कि आप अगर ऊंचे पद पर हैं या किसी भी पद पर हैं और अपने नातेदार के लिए कह रहे हैं कि उसने कितने भी कठोर अपराध क्यों ना किया आप उसके खिलाफ शिकायत ही ना दर्ज करें, तो ये होगा हमारा सत्ता का दुरुपयोग। जबकि मंत्री के द्वारा ठोस तकनीकी कारणों से चलते परियोजना को मंजूरी देनी पड़ी तो ये कोई खास वजह नहीं है बड़ी, तो ये हमारा सबसे बड़ा निगेटिव में चला जाएगा। निगेटिव पूछा है तो सही आंसर ही हो जाएगा, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कि कक्षा मॉनिटर के द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगा देना। ये भी सत्ता का दुरुपयोग ही है कि कक्षा के मॉनिटर ने क्या किया कि गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगा देना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनने हैं। ऑप्शन ए है ओनली बी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे बी और सी दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड बी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाला कुछ खास दुरुपयोग नहीं था क्योंकि उसने मजबूरी में किया था। थर्ड है कि दोनों बी और सी, और फोर्थ है कि सभी ए और बी और सी। नहीं, हमारा सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा क्योंकि हमने देखा था कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत था बी वाला, क्योंकि बड़े राज्य लोगों के द्वारा छोटे लोगों पर ये कह देना कि ये मेरा नाते रिश्तेदार है, इसको
खिलाफ कोई भी पुलिस में शिकायत ना करे तो वो गलत हो जाए। और ये भी गलत है कि कक्षा मॉनिटर के द्वारा गरीब छात्र पर क्या लगा देना, झूठा आरोप, तो भी ये सत्ता का दुरुपयोग ही है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उच्च अधिकारी के द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके अपने रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करना के लिए कहना, और कक्षा मॉनिटर के द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगा देना, ये सत्ता और जो शक्ति होती है उसके दुरुपयोग का उदाहरण है। देखा आपने, फर्स्ट वाले में उसने अपनी सत्ता का, शक्ति का, और सेकेंड वाले में भी सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग किया, तो ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। भारत में जो न्यायपालिका है उसके विषय में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमिक व्यवस्था में नहीं है, यानी न्यायपालिका के जितने भी स्तर होते हैं वो किसमें नहीं है, पदानुक्रमिक व्यवस्था में। सेकेंड है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या होता है, देश का सर्वोच्च न्यायाधीश। थर्ड है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है। और फोर्थ है कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। पूछा है कि कौन सा वाक्य इसमें सही है भारत में न्यायपालिका के विषय में। तो न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमिक व्यवस्था में नहीं है, ये गलत है, नहीं, क्योंकि न्यायपालिका के सारे स्तर पदानुक्रमिक व्यवस्था में होते हैं। वहीं एक उच्च न्यायालय देश जो होता है उसका न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, ये भी गलत है। और हमारा थर्ड कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है, ये भी गलत है। लेकिन न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, अपील व्यवस्था के द्वारा। व्याख्या भी है कि भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर, जिनमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है और एक दूसरे से जुड़े होते हैं अपील व्यवस्था के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च अपीली न्यायालय होता है और दिए गए सारे विकल्प गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हकीम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के न्यायालय में याचिका दायर की थी। हकीम शेख और पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। ऑप्शन ए है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल एंड हेल्थ केयर। ऑप्शन बी है न्यूनतम आय, मिनिमम वेज। ऑप्शन सी है आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर। ऑप्शन डी है कि भूमि अधिकार, लैंड राइट्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं। हाकिम शेख और पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने जो था वो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में क्या दायर की थी, याचिका दायर की थी। व्याख्या भी है कि हकीम शेख और पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने चिकित्सा के लिए और स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में जो याचिका की, याचिका को न्यायालय में दायर किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके देश का कारण बनती हैं। स्टीरियोटाइपिंग अ कम्युनिटी ऑफन रिजल्ट्स इन इट्स देश। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट, विकास। ऑप्शन बी है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। ऑप्शन सी है मार्जिनलाइजेशन, हस्याकरण। ऑप्शन डी है डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। तो बताइए, किसी समुदाय के बारे में जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, स्टीरियोटाइपिंग होती है, वो अक्सर किसकी देश का कारण बनती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाशियाकरण। किसी समुदाय के बारे में जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो अक्सर हाशियाकरण का कारण बनती है। किसका कारण बनती है, उसके हाशियाकरण का। व्याख्या भी है कि किसी समुदाय के रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके हाशियाकरण का कारण बनती हैं। किसी भी समूह के सभी सदस्यों के बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है उसे रूढ़िवादिता कहलाती है। यानी कि कोई समूह है उसमें जितने भी सदस्य हैं वो क्या करते हैं, उनके विश्वासों का ऐसा सदस्य जिसमें विवेकपूर्ण आधार की होती है कमी। किसकी कमी होती है, विवेकपूर्ण आधार की।
तो वही रूढ़िवादिता कहलाती है। रूढ़िवादिता क्या कहलाती है? जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है। नेक्स्ट है कि भारत सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक इतिहास होता है उसका शिक्षण करते समय जो टीचर है उसको कैसा होना चाहिए? संवेदनशील। क्यों? ऑप्शन ए है क्योंकि इतिहास संदर्भ के आधारित है। द पास्ट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। ऑप्शन बी है यहाँ बहुलिक इतिहास है। दे आर मल्टीपल पास्ट। ऑप्शन सी है हमारा कि इतिहास अखंड और विशिष्ट है। द पास्ट इज सिंगुलर एंड मोनोलिथिक्स। और ऑप्शन डी है कि इतिहास विवादास्पद नहीं है, यानी कि द पास्ट इज नॉट। क्योंकि हमें पता है कि इतिहास कैसा रहता है? विवादास्पद रहता है। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इस ऑप्शन ए है कि केवल ए, ऑप्शन बी है कि ए और बी, ऑप्शन सी है कि केवल सी, ऑप्शन डी है कि बी, सी और डी। डी वाला तो होगा नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली ए और बी, यानी कि केवल ए और बी सही है। क्यों? जरा देख लेते हैं। क्योंकि सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय सोशल हिस्ट्री जब हम टीचिंग कर रहे हैं, सोशल हिस्ट्री के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें इसलिए संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित है। इतिहास किस पर आधारित है? संदर्भ पर आधारित है। और यहाँ बहुलिक इतिहास है। दे आर मल्टीपल पास्ट, यानी कि इतिहास संदर्भ पर आधारित है और बहुत ज़्यादा इतिहास है, इसीलिए हमें होना चाहिए संवेदनशील। हमारा ए और बी सही है। जबकि इतिहास अखंड और विशिष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास विवादास्पद नहीं है, ये भी निकला था कि इतिहास विवादास्पद है। व्याख्या भी कह रही है कि सामाजिक इतिहास जो है वो इतिहास की शाखा जो राज्य के मामलों के बजाय सामाजिक संरचनाओं और समाज में विभिन्न समूहों की बातचीत पर क्या देती है? जोर। सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को होना चाहिए संवेदनशील, क्योंकि सामाजिक इतिहास वर्तमान की घटनाओं की क्या करता है? व्याख्या। इसीलिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, उन उद्देश्यों में से एक होता है जिन्हें इतिहास पढ़ने के दौरान ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इतिहास संदर्भ आधारित होता है और बहुलिक आधारित भी होता है। नेक्स्ट है हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की जो पुस्तकें हैं उनका नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। यानी हमने देखा था कि जो इतिहास और नागरिक शास्त्र था उसमें जो नागरिक शास्त्र है उसको सामाजिक और राजनीतिक जीवन के नाम से मतलब पुस्तकें वगैरह थी उनका नामकरण कर दिया गया था। क्यों? यानी कि क्यों उनके पीछे बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में उन्हें क्यों शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। सेकेंड है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन सीखने के अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से क्या करता है? इकट्ठा करता है। थर्ड है कि सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन है वो वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है, जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है कि ओनली ए इज करेक्ट, केवल एक सत्य है। ऑप्शन बी है ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी दोनों सत्य हैं। थर्ड है कि ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी सत्य हैं। ऑप्शन डी है ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए बी और सी सही है। सही आंसर इसमें हो जाएगा ए एंड सी आर करेक्ट, यानी कि ए और सी इसमें ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन SPL यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल जो लाइफ है ये उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का एक नया शिक्षण क्षेत्र होता है जो कि नागरिक शास्त्र की जगह लेता है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने टिप्पणी भी की कि राज्य के प्रति भारतीयों में बढ़ती जो असंतोष की पृष्ठभूमि है वो क्या है? दिखाई दिया है। आज्ञाकारिता और वफादारी पर जो नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण है वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे उद्देश्य है। औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज्य के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था और सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है वो वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है, जो कि प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है? व्यवहारिक स्थितियों का। नेक्स्ट है कि
कौन सी शिक्षण शास्त्री रणनीतियाँ उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करती है? यानी वो कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति है जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें जो अधिगम करता है उसमें अर्थ निकालने को क्या करती है? प्रोत्साहित। ऑप्शन ए है कि पाठ्य पुस्तक से परे बहुत जाकर बहुत सूचनाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी है अधिगमकर्ता को कक्षा में अन्वेषण करने और चर्चा करने के लिए कहना। ऑप्शन सी है कि प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए दंड का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है समान और मानकीकृत किए हुए परीक्षणों का उपयोग। तो सबसे पहले निगेटिव हटा दो क्योंकि मैं दिख भी रहा है कि कई सारे ऑप्शंस निगेटिव में है। इसमें हमसे पूछा था कि कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है जो उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ को निकालने को प्रोत्साहित करेगी। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। समान और मानकीकृत परीक्षण यूज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इसको भी नहीं करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से परे जाकर बहुत सारी सूचनाएं प्रदान कर देना नहीं। सही आंसर फिर एक ही हो जाएगा ऑप्शन बी कि अधिगमकर्ता को कक्षा में अन्वेषण करने और चर्चा करने के लिए कहना। ठीक है, कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति? तो सबसे अच्छी ऑप्शन यही है कि बी के अधिगमकर्ता को कक्षा में अन्वेषण और चर्चा करने के लिए कहना। इसको हम उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगमकर्ता में अर्थ निकालने को हम इसके द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं। व्याख्या भी है कि अधिगमकर्ता को कक्षा में अन्वेषण करने और चर्चा करने के लिए कहना। ये शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर में अधिगमकर्ता जो है उसमें अर्थ निकालने को क्या कर सकती है? प्रोत्साहित। सार्थक अधिगम जो होता है वो अर्थ निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके उद्देश्य सीखने वालों को मूल्यवान ज्ञान प्रदान करने के वैचारिक समझ के माध्यम से इंसान सीखता है। वहीं बच्चों में अर्थ के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण और चर्चा होती है सबसे अच्छी रणनीति। यह अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, अन्वेषण, विश्लेषण, चर्चा, निष्कर्ष इनके द्वारा विभिन्न शिक्षण विशेषताओं के द्वारा सुगम है। अर्थ निर्माण बच्चों को पहले से मौजूद जो जानकारी होती है यानी पहले से कुछ जानकारी मौजूद होती है उसमें वर्तमान जानकारी से संबंधित करने और संपूर्ण अवधारणा की समझ बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है कि प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना हम अनिवार्य बनाएं। सेकंड है कि देश और देशवासियों के लिए जो उत्तरदायित्व और संबद्ध देश की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा। थर्ड है कि सभी सामाजिक धार्मिक के प्रयासों के बिना उनके विचार को कोई जांच किए हुए उनकी प्रशंसा करना। और फोर्थ है कि बिना सामाजिक संदर्भ बताए हम स्वर्णिम प्राचीन इतिहास पर व्याख्या दें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं? तो देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व और संबद्ध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, व्याख्या भी है कि इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप में विकसित किया जा सकता है। बच्चे जो होते हैं उनको देशभक्ति की गतिविधियों में भाग लेने के लिए हम प्रोत्साहित करें। अपने झंडे के प्रति सम्मान और निष्ठा दिखाएं। उचित अवसरों पर राष्ट्रीय गान गाकर हम देशभक्ति को दिखा सकते हैं। साथ ही देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व और संबद्ध होने की भावना को विकसित करने की गतिविधियों के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि और मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है कि अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना। ऑप्शन सी है कि अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन करना और विशिष्ट विद्यार्थी की परीक्षा के दिन अवकाश दे देना। नहीं। फोर्थ है कि अध्यापक के द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जो अध्यापक हैं वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, वैसे बच्चे जिन्हें दिखाई नहीं देता इनके लिए ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध करा सकते हैं। व्याख्या भी है कि समावेशी शिक्षा होती है वह सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। यह एक
नियमित कक्षा के माहौल में सामान्य बच्चों के साथ जो विकलांग बच्चे हैं उनको शामिल करने का क्या करती है प्रावधान, यानी कि विकलांग और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य विकलांग छात्रों को नियमित कक्षा में शिक्षित करना है और तभी भी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं उनको पूरा करना है। अध्यापक के द्वारा जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनको ब्रेल लिपि में लिखी जो शिक्षण सामग्री उनको उपलब्ध कराना ही समावेशी कक्षा का उदाहरण है। विशिष्ट शिक्षण कठिनाई वाले छात्रों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट कॉलम ए सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा की स्थिति को दर्शाता है और कॉलम जो बी है वो अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। तो हमें कॉलम ए को बी से मिलान करना है। ये कक्षा की स्थितियाँ हैं और ये यहाँ पे लिए गए अध्यापक के निर्णय हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, नो रिस्पॉन्स, अधिक जानकारी मांगना, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, अपूर्ण जवाब की स्थिति, इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, उत्साह देना, प्रम्पोटिंग, अर्ध सत्य जवाब की स्थिति और यहाँ पे पुनः फिर से यानी कि फोकस करना, पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति और आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। द करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प चुनना है। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही है कि हमारा जो कक्षा की स्थितियाँ की हैं सिचुएशन इन क्लासरूम थी उसमें अध्यापक द्वारा लिया गया निर्णय, कक्षा की स्थितियाँ थी और ये अध्यापक द्वारा लिए गए निर्णय थे। तो पहला हमारा था कि कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति यानी नो रिस्पॉन्स, ये था प्रम्पोटिंग यानी कि उत्साह देना, अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो हम उत्साह दे सकते हैं। सेकेंड था कि अपूर्ण जवाब की स्थिति यानी कि इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, इसके लिए हम अधिक जानकारी मांग सकते हैं, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है, अधिक जानकारी मांगना, अपूर्ण जवाब की स्थिति। थर्ड था कि अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, तो उसके लिए पुनः फोकस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुनः फोकस करना। और फोर्थ था कि पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति, इसमें आलोचनात्मक जो जागरूकता होती है उसको बढ़ाना, ठीक है, ये हमारे आंसर्स थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कई निम्न गतिविधियां करवाती है, कुछ गतिविधियां हैं वो करवा रही है। पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा, यानी जब बर्फ पिघल रहा है उसका समुद्री जीव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है उसकी चर्चा। वहीं देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तन है उनका विश्लेषण करना। वहीं पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के जो कारण हैं उन पर चर्चा, अम्लीय वर्षा के जो कारण हैं उन पर चर्चा। इन गतिविधियों के द्वारा वह कौन सा संप्रत्यय है, विधियों के द्वारा कौन से संप्रत्यय को वे पूरा करवाना या फिर वो समझाना चाहती है। ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन बी है मौसम परिवर्तन, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन और ऑप्शन डी है तापमान परिवर्तन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इन गतिविधियों के द्वारा भी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को समझाना चाहती है। व्याख्या भी है कि प्राथमिक स्तर की एक शिक्षिका है वह अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां करवाती है, जैसे कि पिघलती हुई जो बर्फ है उसका समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव है उसके बारे में चर्चा करवा रही है। देश के पिछले 50 वर्षों के मौसम की रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं उसकी सहायता के मौसम में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उनका विश्लेषण करवा रही है। पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है उन कारणों पर चर्चा करवा रही है और जो अम्लीय वर्षा है उसके कारणों पर भी चर्चा कर रही है। तो इन गतिविधियों के द्वारा वे जलवायु परिवर्तन संप्रत्यय को क्या करना चाहती है, पूरा करवाना या फिर उसे समझाना चाहती है। तो जलवायु परिवर्तन जो है वो एक क्षेत्र के लिए विशिष्ट मौसम में बदलाव का वर्णन करता है। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ये एक क्षेत्र के लिए विशिष्ट मौसम में बदलाव का करता है वर्णन, जैसे कि उच्च और निम्न तापमान और वर्षा की मात्रा लंबी अवधि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेंगे। ऑप्शन ए है प्री एक्टिव स्टेज, पूर्व सक्रिय चरण, ऑप्शन बी है पोस्ट एक्टिव चरण, उत्तर क्रिया चरण, ऑप्शन सी है इंटरएक्टिव चरण, अंतः क्रिया चरण और ऑप्शन डी है कक्षा में संकल्पना को समझाने के दौरान, वाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम। तो बताइए शिक्षण का वो कौन सा चरण होगा जिसमें जो एक टीचर होगा वो आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर क्या करेगा, विचार करेगा, यानी कि उसे जो टीचिंग लर्निंग एड है वो दिखाने चाहिए, वो कौन से स्टेज पर ये सोचेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
पूर्व संक्रिय चरण यानी कि प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है, व्याख्या भी है कि एक शिक्षक को अपने शिक्षण उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण गतिविधियां हैं वो अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर जो है वो संपन्न करनी होती हैं, और इसके लिए विधिवत नियोजन तथा कार्यान्वयन संबंधी जो उचित प्रक्रियाएं उनसे भी उन्हें क्या होता है गुजरना। यह सब करने के लिए उसे अपने शिक्षण कार्य को कुछ निश्चित सोपानों या अवस्थाओं में व्यवस्थित करके होता है बढ़ाना। इन्हीं सोपानों और अवस्थाओं को शिक्षण अवस्थाओं या फिर शिक्षण चरणों यानी कि फेज ऑफ टीचिंग की भी संख्या दी जाती है। जैक्सन के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से निम्नांकित 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। कौन कौन सी? पूर्व संक्रिय अवस्था यानी कि चरण, अंतःक्रिया अवस्था यानी कि चरण, उत्तर क्रिया अवस्था यानी कि चरण। शिक्षण के पूर्व संक्रिय चरण पर एक अध्यापक शिक्षण की आवश्यक सहायक सामग्री का क्या करेगा? विचार करेगा। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग इन सोशल साइंस इज। सामाजिक विज्ञान में जो जांच प्रश्न होते हैं उनका उद्देश्य होता है जैसे कि सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, विद्यार्थियों के सोचने के जो पैटर्न है उसको समझाना, और विद्यार्थियों की जो उत्तर की गहराई है उसमें जाना। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है कि ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, यानी कि ऐसे केवल एक स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। थर्ड है कि बी और सी करेक्ट है। फोर्थ है कि ए और सी करेक्ट है। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। सिर्फ बी और सी कथन हमारे सही हैं। व्याख्या भी है कि सामाजिक अध्ययन में छात्रों के प्रदर्शन होता है, छात्र क्या प्रदर्शन करते हैं, उनका मूल्यांकन एक आवश्यक गतिविधि है। ये निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि छात्रों द्वारा सामाजिक अध्ययन के क्या उद्देश्य है, उसको किस सीमा तक हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको 5 प्रश्नों का उद्देश्य जैसे कि विद्यार्थियों का सोचने के पैटर्न है उसको समझना, विद्यार्थियों की जो उत्तर की गहराई होती है उसमें जाना, अधिगम प्रक्रिया फिर कार्यक्रम की जो प्रभावशीलता है उसका निर्धारण करना। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें। ऑप्शन ए है केवल सरकार के दृष्टिकोण को, ऑप्शन बी है अधिकांश लोगों के जो विचार होते हैं उन्हें, ऑप्शन सी है कि स्वर्णिम इतिहास को या विवादित विषयों से बचकर रहने को, और ऑप्शन डी है बृहत समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। तो भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ ये अनिवार्य बना देगा कि सामाजिक विज्ञान है कि इसकी कक्षाएं क्या पोषित करें, ये बृहत समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को पोषित करें। ठीक है, व्याख्या भी है कि भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ के लिए आवश्यक है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं छात्रों के बीच एक समावेशी और बहुलवादी जो दृष्टिकोण है उसको पोषण करें। भारत के विविध सामाजिक संदर्भ के लिए जरूरी होता है कि सोशल साइंस की जो क्लासरूम्स हैं यहाँ बृहद समाज के जितने भी वर्ग हैं उनका दृष्टिकोण का भी पोषण करें, और सोशल साइंस की जो कक्षाएं हैं उसमें समावेशी विविधता का सम्मान करने वाली ये होनी चाहिए, और छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों को मतों के बारे में भी जानने के क्या मिले, अवसर मिले। इस तरह से सोशल साइंस की क्लासरूम से एक अधिक सूचित और जो सहिष्णुता समाज है उसको क्या दे सकती है, प्रोत्साहन दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम क्या हैं। पूछताछ आधारित जो है उसको हमें सीखना है तो सही चरण बताने हैं, जैसे कि क्वेश्चनिंग है, प्रश्न पूछना, इन्वेस्टिगेटिंग है यानी कि जांच करना, प्लानिंग एंड प्रेडिकेटिंग है योजना बनाना अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग है यानी कि रिकॉर्डिंग करना, और रिफ्लेक्टिंग है यानी कि चिंतन करना। तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा और ई आएगा। व्याख्या भी है कि पूछताछ आधारित जो होता है वो शिक्षा एक सीखने और सिखाने की रणनीति होती है, जहाँ जो छात्र है वो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, जांच, इंक्वायरी वगैरह खोज की प्रक्रिया के माध्यम से क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करते हैं। पूछताछ आधारित सीखने के उदाहरणों में जो अवलोकन संबंधी क्षेत्र यात्राएं हैं, विज्ञान प्रयोग हैं और परिकल्पना आधारित शोध परियोजनाएं भी शामिल हैं। पूछताछ आधारित सीखने के चरणों के सही क्रम इस तरह से होंगे, जैसे कि प्रश्न पूछना, योजना बनाना और उसका अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना, जांच करना और चिंतन करना, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है स्टेटमेंट ए कि
Social science teaching is a means for inculcating and आइडियोलॉजी यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। लेकिन हमारा स्टेटमेंट भी कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान जो है इसकी शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है। तो मैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प जो है वो चुनना है। तो ऑप्शन ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, यानी कि ये तो सही है लेकिन बी गलत। ऑप्शन बी है ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, ये गलत है लेकिन बी सही। थर्ड है कि ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों सही हैं। और फोर्थ है ए एंड बी आर फॉल्स, यानी ए और बी दोनों गलत हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। ए तो गलत है लेकिन बी सही है। व्याख्या भी है कि सामाजिक विज्ञान मानव मूल्यों जैसे कि स्वतंत्रता, विश्वास, आपसी सम्मान, विविधता के लिए सम्मान आदि के लिए लोकप्रिय और व्यापक आधार बनने के लिए एक मानक जिम्मेदारी है वह लेता है। इस तरह से सोशल साइंस शिक्षण को बहुत ही कम समय में विचारधारा या फिर मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा जाता है। ये कथन गलत है। सोशल साइंस के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष का उद्देश्य होता है आपको सोशल साइंस शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, जो मुद्दे हैं, जो चिंताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे क्या कराना, परिचित। यह आपको सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय वस्तु क्षेत्रों में अधिगम के अनुभव प्रदान करने में विभिन्न शिक्षण अधिगम रणनीतियों, अधिगम के संसाधनों और मूल्यांकन के विभिन्न रूपों का उपयोग करने में भी बनाता है सक्षम। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा जो होती है वो शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना होती है लाभदायक, इसलिए ये गलत है लेकिन बीज कैसा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है। ऑप्शन ए है कि रुकैया सखावत द्वारा लिखित सुल्तान का सपना, सुल्तानास ड्रीम रिटन बाय रुकैया सखावत। ऑप्शन बी है कि राज सुंदरी देवी की आत्मकथा अमर जीवन, राज सुंदरी देवी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन। थर्ड है कि कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोचना, पढ़ना जरा सोचना रिटन बाय कृष्ण कुमार। और ऑप्शन डी है कि डेंजियल साल्डेनहा द्वारा संरक्षित किताबें दी शावा लर्टन सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस। ऑप्शन ए है ओनली ए सही है, ऑप्शन बी है ओनली ए एंड बी सही है, ऑप्शन सी है ओनली बी सही है और ऑप्शन डी है सी एंड डी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली ए एंड बी, यानी कि सिर्फ ए और बी सही है। व्याख्या भी है कि एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक जो है वो अपने वैश्विक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्न उदाहरण दे सकता है, जैसे कि रुकैया सखावत हुसैन जो थी एक मुस्लिम नारीवादी समाज सुधारक थी। कौन थी? एक मुस्लिम नारीवादी समाज सुधारक। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है सुल्ताना का सपना, जिसे 1905 में लिखा गया था। सुल्ताना सपना यानी ड्रीम ऑफ सुल्ताना जो था रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा था 1905 में। वहीं राज सुंदरी देवी ने आत्मकथा जो थी वो अमर जीवन लिखी थी। ये जो अमर जीवन थी ये 1876 में प्रकाशित हुई थी। ये राज सुंदरी देवी की थी आत्मकथा, साथ ही ये किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा भी। कोई भी भारतीय महिला ने जब पहली आत्मकथा लिखी थी वो थी अमर जीवन, जो राज सुंदरी देवी ने 1876 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर जो पुराने समाचार पत्र हैं उसकी कुछ कटिंग लेकर आता है, जिसमें उस समय की जो वास्तविक कहानियां हैं और फोटोग्राफ हैं ये छपे हैं। तो ऑप्शन ए है कि ये समस्या समाधान विधि है, ऑप्शन बी है कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि है, ऑप्शन सी है कि प्रदर्शन विधि है और ऑप्शन डी है कि स्रोत विधि है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोर्स विधि। ठीक है, ये क्या है? सोर्स मेथड है। व्याख्या है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय है उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर अगर शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर जो पुराने समाचार पत्र हैं और उसकी कुछ कटिंग लेकर आती है, जिसमें उस समय की जो वास्तविक कहानियां हैं, रियल स्टोरीज और फोटोग्राफ्स वगैरह हैं वो छपे हैं। तो इस शिक्षण में स्रोत विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो सोर्स मेथड है।
अच्छा, सोर्स मेथड होता क्या है? सोर्स मेथड वे मेथड होता है जिसमें घटनाओं के साथ साथ जानकारी जो होती है उसकी व्याख्या करने के लिए जो मूल स्रोत है उनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण भी हम जैसे कि ले सकते हैं, जैसे कि जो घटनाएं होती हैं उसके साथ साथ जो उसकी जानकारी वगैरह होती है उसकी अगर व्याख्या करने के लिए हम मूल सोर्स लेते हैं तो वो होते हैं सोर्स मेथड। इसमें हम इतिहास पढ़ाते समय एक शिक्षक उन्हें ऐतिहासिक स्थानों के चित्र और क्लिप दिखा रहा है तो ये सारे हैं उसके सोर्स। स्रोत विधि के लाभ क्या होते हैं? सजीवता विकसित करता है और वास्तविकता से उसे जोड़ देता है, यानी कि इसमें झूठ का कोई भी वो होता है वो नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है कि ये अनुरूपतावादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। सेकंड है ये विद्यार्थियों का जो रचनात्मक कौशल होता है, जो क्रिएटिव स्किल होती है उस कौशल को बढ़ाता है। थर्ड है ये विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। और फोर्थ है कि विद्यार्थियों के पूछताछ कौशल को बढ़ाती है। बताइए सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा कथन होगा जो परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि यह अनुरूपतावादी दृष्टिकोण को बढ़ाता है। ये नहीं है यानी कि ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। व्याख्या भी है कि परियोजना आधारित अधिगम जो है वे एक विद्यार्थी केंद्रित विधि होती है जिसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो कक्षा कक्ष के बाहर स्वयं के द्वारा कुछ करने के लिए जो होते हैं वो चुनौती को देते हैं। परियोजना आधारित जो अधिगम होता है वो व्यक्तिगत या फिर समूह में क्रियाकलाप होता है जो कुछ समय के तक चलता है, जिसका परिणाम उत्पादकता के रूप में होता है तथा जिसमें प्रस्तुतिकरण या फिर जो है प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन ये भी होता है। इसकी विधि से संबंधित है जैसे कि ये विद्यार्थियों की रचनात्मकता कौशल को बढ़ाएगा, परियोजना आधारित सीखना विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाएगा, उसके पूछताछ कौशल को बढ़ाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। वह निम्न में से आकलन के किस तरीके को अपनाने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी है अधिगम के लिए आकलन, ऑप्शन सी है अधिगम का आकलन और ऑप्शन डी है अधिगम के रूप में आकलन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असेसमेंट एज लर्निंग यानी अधिगम के रूप में आकलन। एक शिक्षिका है ये कक्षा में विद्यार्थियों को जो स्वयं का आकलन है उसका क्या कर रही है? प्रदान कर रही है उसका अवसर। वे किस तरीके के आकलन का प्रयास कर रही है? उसे अधिगम के रूप में आकलन का प्रयास कर रही है। व्याख्या भी है कि एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान कर रही है, अधिगम के रूप में आकलन के तरीकों को अपनाने का भी प्रयास कर रही है। अधिगम के रूप में आकलन यानी कि छात्रों द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा। वहीं इस प्रकार के आकलन को छात्र स्वयं करते हैं और अपने अधिगम के स्तर को बढ़ाने का भी आकलन करते हैं, यानी ये कम करते हैं ये स्वयं यानी अपने आप ये करते हैं। इस प्रकार के आकलन को स्वयं आकलन यानी कि स्वयं करेंगे तो स्वयं आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होगी? जैसे कि प्रश्न पूछना है, न्याय और समानता के लिए सोच है, याद रखना है और सहयोग है, तो इसमें से बताइए कौन सी होगी? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी और डी। ठीक है, इसमें से ए बी और डी होगा। व्याख्या भी है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है जो छात्रों के अधिगम को आसान बनाने के लिए और निर्देशों को बेहतर बनाने में भी हेल्प करता है। यह मूल्यांकन के तरीके औपचारिक और अनौपचारिक हो सकते हैं। मूल्यांकन जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से जानकारी को एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की प्रोसेस होती है। सोशल साइंस में आकलन के निम्न मानक होंगे जैसे कि प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग करना, न्याय और समानता के लिए सोच और सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ना है और इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के जो विश्लेषणात्मक दक्षताएं हैं उनका आकलन करेगी? पहले की लेखपाल कौन है, उसकी क्या भूमिका है? उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र के बीच जो है वो भेद कीजिए। अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे? और किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है?
कि इनमें से जब वो कौन सा क्वेश्चन है जो कि विद्यार्थियों की जो विश्लेषणात्मक दक्षताएं हैं उनका आकलन करेगा। तो सबसे अच्छा यही है कि किसी समाज में उपलब्ध जो स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता है उसकी जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करेगा, ये विश्लेषणात्मक दक्षता का करेगा आकलन। जबकि लेखपाल कौन है, उसकी क्या भूमिका है, इजी क्वेश्चन है, तुरंत जवाब मिल जाएगा। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र के बीच भेद करना है, वो रट्टा मार के बता देगा। अगर आपके घर में चोरी होती है तो कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, सबको पता होगा। लेकिन किसी समाज में उपलब्ध जो स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता है उसको जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करती है, इसमें विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन जो है वो करती है। ठीक है। अच्छा, ये विश्लेषणात्मक क्षमता होती क्या है, तो इसका मतलब होता है कि सही से चिंतन मनन कर विषय के हर पक्ष की जांच करना और उचित जो जानने का प्रयास करना। यानी कि हमने अब जो विश्लेषणात्मक क्षमता है यानी कि हम विश्लेषण करें, यानी कि बहुत अच्छे से उसके बारे में सोचें, अच्छे से उसका चिंतन मनन करें और विषय के जितने भी पक्ष होते हैं उन सब की जाँच करें और जो उचित अनुचित होता है, मैंने क्या सही है और क्या गलत है वो भी जानने का करें प्रयास। दूसरा प्रश्न, इस क्षमता के लिए विकास ही सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। विश्लेषणात्मक क्षमता वाले प्रश्न तथ्यों और नियमों के समूह पर विचार करने की उम्मीदवार की जो क्षमता होती है उसका आकलन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इन तथ्यों और नियमों को देखते हुए हमें निर्धारित करता है कि क्या सच होना चाहिए। किसी समाज में उपलब्ध जो स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता होती है उसको जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है, ये विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक जो दक्षताएं होती हैं उनका आकलन करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के जो समझ पहलू है उसका आकलन करता है। ऑप्शन ए है कि जनसंख्या विस्फोट परिभाषित कीजिए। ऑप्शन बी है कि 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव का जो है वो कारण बनती है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मुगल वंश को अंत को ले आई। और ऑप्शन डी है कि अगर नदियाँ सूख जाए तो मनुष्य जीवन क्या करेगा। तो इसमें से वो कौन सा प्रश्न है जो ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ पहलू का आकलन करता है, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जनसंख्या बदलाव का क्या होती है कारण बनती हैं। व्याख्या भी है कि ब्लूम का वर्गीकरण ये संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक अनुक्षेत्रों का एक पदानुक्रमित क्रम है और प्रत्येक अनुक्षेत्र के कुछ क्या होते हैं उद्देश्य, जो अध्यापकों को शिक्षण करने और विद्यार्थियों को अधिगम करने में मदद यानी कि हेल्प कर सकते हैं। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में मानसिक कौशल जो होता है उसका शामिल, जिसे हम अधिगम कोश के 6 स्तरों में करते हैं वर्गीकृत, जो कि बुद्धि कौशल के विकास और शक्ति को अर्जित करने में हमारी हेल्प करता है। 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या में बदलाव को बनती हैं कारण। ये प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के जो समझ पहलू है उसका आकलन करता है। जो समझ एंड अंडरस्टैंडिंग होती है यह सूचना की व्याख्या और आत्मसात करने की प्रक्रिया को भी क्या करती है, संदर्भित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम के प्रतिफल को दर्शाता है। ऑप्शन ए है कि निर्दिष्ट क्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होनी चाहिए। सेकेंड है कि निर्दिष्ट क्रिया का कक्षा में अभ्यास होना चाहिए। थर्ड है कि निर्दिष्ट क्रिया अपने योग्य होनी चाहिए। फोर्थ है कि निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। तो यही सबसे अच्छा है कि निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य मापने योग्य छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। व्याख्या भी है कि निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। यह विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम के प्रतिफल को क्या करता है, दर्शाता है। अधिगम प्रतिफल प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चे के सीखने संबंधी जो प्रगति होती है उस पर ध्यान देना होता है जरूरी। अतः उसके लिए आवश्यक है कि कुछ मानदंड हम निर्धारित करें और जिनकी सहायता से अपेक्षित सीखने के जो स्तर है उसका आकलन करें। इन्हीं मानदंडों को अधिगम प्रतिफल के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात निश्चित मानदंड के आधार पर बच्चों ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना ही सीखने का प्रतिफल या फिर प्रतिफल अधिगम है। सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।